नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन चैनल में। और आज इस चैनल में बात करेंगे हम अलंकारों की। जो छोटी कक्षाओं में यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो अलंकारों को पहचानने से संबंधित प्रश्न आते हैं या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ऐसे प्रश्न आते हैं, उनके लिए हम बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आए हैं। आपको बस एक एक दो दो लाइन याद रखनी है और आप कभी भूलेंगे नहीं कि इसमें कौन सा अलंकार है। बस एक सेकंड में आप पहचान लेंगे चुटकी बजाते ही। तो आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे अलंकारों को। देखो, महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से हैं आपके लिए, यानी कि आपकी क्लासों में जो सामान्यतया प्रश्न पूछे जाते हैं या जो आपके सिलेबस में हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा उपमा अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार, छठा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सातवां अतिशयोक्ति अलंकार और आठवां उत्प्रेक्षा अलंकार। सामान्यतया इन्हीं अलंकारों में से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं कि पहले तो ये देखें कि इनकी जरूरत आपको पड़ती कहां है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछे जाएंगे काव्यांश पर आधारित, यानी कि आपको अपठित काव्यांश या पठित काव्यांश जो पूछा जाता है उसमें से प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा होता है कि निम्नलिखित शब्दों में या निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो वो प्रश्न काव्य सौंदर्य में आपको कौन सा अलंकार है वो भी बताना पड़ता है, उसमें आपको जरूरत पड़ती है। सप्रसंग व्याख्या का विशेष बताते समय आपको, जहां आप कला सौंदर्य लिखेंगे या विशेष में एक पंक्ति में लिखते हैं कि इस पंक्ति में यह अलंकार है, इस पूरे काव्यांश में यह अलंकार है, तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण, जहां आपको अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण लिखने हैं, जैसे 9वीं और 10वीं कक्षा में ये प्रश्न आते हैं, तो इन जगहों पर आपको जरूरत पड़ती है। अब आते हैं अनुप्रास अलंकार पर कि अनुप्रास अलंकार कहां होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो हम पहले तो इसकी पहचान जान लेते हैं या इसका लक्षण जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहां होता है और कैसे होता है। तो काव्य में जहां एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, और आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, यानी दोहरान होना या आना। तो जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का आशय है कि एक वर्ण या एक अक्षर या एक से अधिक अक्षर बार बार एक पंक्ति में आए या दो पंक्तियों में बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, अनुप्रास के वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन अभी आप छोटी कक्षाओं में हैं तो आपको उन भेदों से कोई लेना देना नहीं है। तो बस आपको अलंकारों की पहचान करने वाले चाहिए। तो उनमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां एक अक्षर या एक से ज्यादा अक्षर बार बार आ रहे हैं तो आप आंख बंद करके निशान लगा दीजिए कि वो अनुप्रास अलंकार है। कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आंख बंद करके आप निशान लगा सकते हैं कि जहां एक वर्ण आया या एक से ज्यादा वर्ण एक बार से अधिक आए वहां अनुप्रास अलंकार है। वर्णों अक्षरों की आवृत्ति, दोहरान या बार बार आना। और उदाहरण के लिए हम देखेंगे, इसको हमने आपकी किताब में से लिए हैं। ये पहला उदाहरण हमने जो बिल्कुल स्पष्ट है, यानी बहुत प्रचलित उदाहरण है, वो हमने आपके लिए यहां रखा है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। देखो, त यहां त यहां त यहां त और यहां त, 1 2 3 4 5 शब्दों में 5 बार त वर्ण आया है। तो यहां एक वर्ण की आवृत्ति है, एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहां अनुप्रास अलंकार है। अब मान लीजिए यहां रा की जगह और ना की जगह भी ता वर्ण ही होता, या यहां जहां ता लिखा है वहां ता ना होकर के टा वर्ण होता, का वर्ण होता, कोई सा ही वर्ण होता, चाहे वो दूसरे तीसरे नंबर के जो अक्षर हैं उनकी जगह होता। जैसे ना वर्ण है, यहां ना है, यदि वो यहां भी ना हो जाता, यहां भी ना हो जाता और यहां ना हो जाता, यानी एक लाइन में 3-4 बार आ गया, 4-5 बार आ गया, तो भी अनुप्रास अलंकार ही है। यानी कि पहले अक्षर के रूप में ही वर्ण की आवृत्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पहले ही स्थान पर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो इनमें से किसी भी स्थान पर आ सकता है लगातार। माना कि जैसे ये ना है यहां और यहां भी ना है, लेकिन इनमें ये ता नहीं है कहीं भी, तो इसमें हम अनुप्रास अलंकार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो आगे पीछे, पहले में तीसरे नंबर पर है, दूसरे में दूसरे नंबर पर है।
तो यहां कोई सौंदर्य नहीं बनता है। यदि दो शब्द दिए हुए हैं, दो शब्दों में केवल दो बार ना आया है, तो उसमें हम देखेंगे कि शब्द का जो पहला अक्षर है वो उसका रिपीटिशन हो, वो बार बार आए, तब तो हम उसको मानेंगे अनुप्रास अलंकार है। नहीं तो दूर दूर जैसे माने चलो एक लाइन में 10 शब्दों की लाइन है और उस 10 शब्दों की पंक्ति में दो बार कोई एक अक्षर आ गया, तो आप वहां उसको अलंकार, अनुप्रास अलंकार के रूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां कोई सौंदर्य नहीं बनता है। तो जहां बार बार आए, यदि 10 शब्दों की लाइन में 5 बार यदि कोई एक अक्षर आ जाता है, तो इसका मतलब है वहां पर अनुप्रास अलंकार है ही है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब देखो यहां हा वर्ण देखो 1 2 3 बार आया है, रावण देखो 1 2 3 और 4 बार आया है। तो यहां दोनों ही वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार, और ये आपकी 10वीं क्लास का जो पहला पाठ है सूरदास वाला, उसी में से लिया गया है। ठीक है, तो यहां वर्ण हा भी आ रहा है और रा भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक शब्द में केवल एक वर्ण आया है तो उसी की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक से ज्यादा वर्ण भी एक शब्द में हो सकते हैं और उनकी बार बार आवृत्ति हो सकती है, चाहे वो जितनी ही बार आए, लेकिन एक से अधिक बार होने चाहिए, तो वहां भी अनुप्रास अलंकार ही होता है। अब आपकी किताब में से हमने उदाहरण लिए हैं, मोर मन हरि हर लय गेल रे। ये देखो 4-5 उदाहरण हमने यहां लिए हैं आपको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे सरल जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। जहां कोई सा भी अलंकार नहीं होता वहां अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाता है, लगभग हर पाठ में मिल जाता है। तो देखो पहले देखेंगे, मोर मन हरि हर लय गेल रे। यहां देखो, यहां पहला ही अक्षर मां है और यहां दूसरे शब्द में भी पहला अक्षर मां है, तो यहां इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। यहां पहला अक्षर हा है, दूसरे शब्द का भी पहला अक्षर हा है, पहले शब्द का दूसरा अक्षर रा है, यहां भी रा है, तो यहां इन दोनों में ही अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, भई अनपत फूल फर शाखा। भई अनपत फूल फर, यहां देखो फ वर्ण की आवृत्ति है, पहले पहले दोनों अक्षर फ वर्ण है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यानी देखो ये शब्द पंक्ति के बीच में आए हैं, लेकिन दोनों में ही पहला पहला अक्षर एक जैसा है, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाय चढ़वाई। अब देखो यहां धोए पहला अक्षर, धाय यहां भी पहला अक्षर, दोनों में धा वर्ण है, धा वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक साथ हुई है, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, खेलन में को काको गुसैया। अब यहां देखिए क क एक वर्ण की लगातार 3 बार आवृत्ति हुई है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। पुरैन पात, यहां प पहला अक्षर, यहां भी प पहला अक्षर, र पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, देह दागी, यहां द वर्ण की आवृत्ति है और यहां प वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इन दोनों में ही अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से? समझ में नहीं आया है, कोई भी चीज समझ में नहीं आया आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपके लिए और भी हेल्प सामग्री भेज देंगे। अब अगले अलंकार पर आते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अलंकार है वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें क्या होता है कि इसमें एक शब्द बार बार आता है परंतु उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, और वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कहने का आशय है कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, चाहे वो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन एक से अधिक बार आएगा और उसका अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे जैसे जैसे, अब यहां जो शब्द है जैसे जैसे, धीरे धीरे, कभी कभी, इन तीनों में एक शब्द 2 बार है, लेकिन उसका अर्थ केवल एक ही बार लगेगा, अलग अलग अर्थ नहीं होगा। तो जहां अलग अलग अर्थ नहीं है लेकिन शब्द की आवृत्ति हो रही है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनः उक्ति यानी कि दोबारा बोलना, दोबारा कथन। तो यहां यही बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्थ अलग अलग नहीं है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यदि अर्थ अलग अलग है 2 बार 3 बार, तो फिर यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अब इसके और उदाहरण देखिए कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, ये 12वीं क्लास का पहला ही पाठ है, उसमें से उदाहरण है। छल छल, छल छल शब्द 2 बार है, तो यहां पर
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखो इसमें वर्ण की तो आवृत्ति हो रही है, तो यहां हम अनुप्रास अलंकार नहीं लिखेंगे क्योंकि छा वर्ण की आवृत्ति है, ला वर्ण की भी आवृत्ति है। इसमें हम अनुप्रास अलंकार नहीं कहेंगे क्योंकि अनुप्रास अलंकार और अलंकारों के साथ हो सकता है, उसके जो लक्षण हैं वो दूसरे अलंकारों में मिल जाते हैं, लेकिन यदि उस जगह दूसरा कोई अलंकार है तो हम उसमें अनुप्रास अलंकार पर निशान नहीं लगाते, उसमें हम उसी मुख्य अलंकार को रखते हैं। जैसे यहां पर इसमें छ वर्ण की आवृत्ति है, ल वर्ण की आवृत्ति है, लेकिन यहां हम इसको अनुप्रास अलंकार नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें पूरे शब्द की आवृत्ति है, केवल एक वर्ण या दो वर्णों की आवृत्ति नहीं है। ठीक है। गहर गहर घटा है, घेरी है गगन में, ये 11वीं क्लास की पुस्तक में से उदाहरण लिया है हमने। तो यहां गहर गहर, यहां भी गहर शब्द जो है वो 2 बार आया है, लेकिन यहां इसका अर्थ केवल एक ही है। कांपा अधरों पर थर थर थर, अब यहां देखो ये जो थर थर शब्द है ये 3 बार आया है, और में 2 बार था, यहां 3 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ केवल एक बार ही लगेगा, डबल दो अर्थ इसके नहीं है, अलग अलग अर्थ नहीं है। राख रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, ऊंचे ऊंचे, देखो एक शब्द की 2 बार आवृत्ति है लेकिन फिर भी अर्थ एक ही है, ऊंचा, तो इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तीसरा है यमक। यमक में क्या होता है कि काव्य में जहां एक शब्द 2 बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसके लिए आपको पंक्तियों का, कविता का अर्थ याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अर्थों के आप इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे उसमें 2 बार शब्द आया, ऐसे इसमें भी आएगा। यहां देखेंगे, देखो 2 बार शब्द है, लेकिन जब तक आपको कनक का अर्थ नहीं पता है कि कनक के 2 अर्थ कौन कौन से होते हैं, तब तक आप इस पर सही निशान नहीं लगा पाएंगे। तो कविताओं का अर्थ भी आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द 2 बार आए और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, एक जैसा नहीं हो, अलग अलग होना चाहिए। पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन अर्थ एक ही रहेगा। यमक अलंकार में शब्द 2 बार आएगा और दोनों बार अर्थ अलग रहेगा। ये इसकी पहचान है। आप इनको एक बार दिमाग में बिठा लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब उदाहरण देखो इसका एक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यानी कि कनक माने एक का अर्थ होता है सोना और दूसरा का अर्थ होता है धतूरा। यानी कि जब आदमी को सोना मिल जाता है, पाना पाए, जब सोना मिल जाता है तो बोरा जाता है, कहने का मतलब है वो पागल हो जाता है, घमंडी हो जाता है। कनक का अर्थ दूसरे का अर्थ है धतूरा, यानी कि वा खाए बोराए, यदि कोई धतूरे को खा ले तो भी वो पागल हो जाता है, क्योंकि धतूरे में नशा होता है, और ज़्यादा नशे की कोई चीज़ खाएगा तो वो पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, यानी कि 2 बार शब्द है, इसलिए 2 अर्थ हैं अलग अलग। तो यहाँ यमक अलंकार होगा। लेकिन एक अलंकार ऐसा भी है वहाँ शब्द केवल एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ 2 या 3 होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, वो आपके लगभग सिलेबस में नहीं है, आपकी कोर्स में जो कविताएं हैं उन कविताओं में भी उसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आपको, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और यमक अलंकार दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल आसानी से इसको सही टिक कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगला, इसके जो और उदाहरण है, देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यहां जो मंदिर शब्द है इसके 2 अर्थ हैं, 2 बार शब्द आया है। अब देखो ये दोनों एक साथ नहीं है, पहले वाले उदाहरण में दोनों शब्द एक साथ ही थे, लेकिन यह अलग अलग आए हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। तो शब्द कहीं भी आ सकते हैं, वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, अंत में भी आ सकते हैं। एक मंदिर का अर्थ होता है महल, दूसरे मंदिर का अर्थ होता है गुफा। तो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली जो महारानियां हैं, रानियां हैं, वह ऊंची ऊंची गुफाओं में रहती हैं। 2 अर्थ हो गए। तो यहां पर भी यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी काले काली जो बादल होते हैं, यहां घटने का अर्थ होता है घटा, कम हो गया। तो घटा एक का अर्थ हो गया बादल और दूसरी घटा का अर्थ हो गया घट गया या कम होना। तो यहां एक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि आपको कविताओं के अर्थ, शब्दों के अर्थ जरूर पता होना चाहिए। चौथा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है,
जहां काव्य में एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाता है, यानी कि जब बहुत अधिक समानता की जाती है, यानी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का इस तरह आरोप कर दिया जाए कि दोनों बिल्कुल एक नजर आए। और अर्थ करते समय में क्या करते हैं, रूपी शब्द जोड़ देते हैं। जैसे आपने कविताओं का अर्थ करते समय सुना होगा कि जीवन रूपी रथ, जीवन रूपी रथ के पहिए, मुख रूपी चंद्र, चंद्र रूपी मुख, चरण कमल, कमल रूपी चरण, या चरण रूपी कमल। तो इस तरह से यहां क्या होता है कि उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। उपमेय का मतलब होता है जिस वस्तु की तुलना की जा रही है या जिस वस्तु का आरोप किया जा रहा है। उपमान का मतलब है जिस वस्तु पर आरोप किया जा रहा है। बात समझ में आ रही होगी। रूपक अलंकार कहां होगा, जहां एक वस्तु का आरोप दूसरी वस्तु पर किया जाता है, बहुत अधिक समानता दिखाई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और अर्थ करते समय उसमें रूपी शब्द अवश्य आएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। 12वीं क्लास की अंतरा पुस्तक का पहला ही पाठ है, उसी में से है ये। जीवन रथ, जीवन रूपी रथ, यहां बीच में रूपी शब्द आ जाएगा अर्थ करते समय, जीवन रूपी अर्थ रथ। तो यहां रूपक अलंकार हो गया, यानी कि जीवन पर रथ का आरोप किया गया है। प्रीति नदी में पावना बोरो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। तो यहां देखो, यहां भी रूपी शब्द आया है अर्थ करते समय। ये 10वीं क्लास की जो पहला पाठ है उसमें से उदाहरण लिया है हमने। विरह सचान भवे तन चाणा, जियत खाई मुँह नहीं छाना। विरह सचान, विरह रूपी बाज, सचान का अर्थ होता है बाज, तो विरह रूपी बाज। तो यहां भी अर्थ करते समय रूपी शब्द जुड़ गया। तो जहां अर्थ करते समय रूपी शब्द जुड़ जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 5वां उपमा अलंकार। उपमेय की उपमान से समानता की जाती है। जैसे कैसे की जाती है, समानता की जाती है, तुलना की जाती है। शब्द कौन कौन से उसमें पहचान के आ जाते हैं कई बार, जैसे सा, सी, से, सरिस और समान। जैसे आपकी जो पुस्तक है, उनमें जो कविताएं हैं, उनमें लगभग हर पाठ में एक ना एक उपमा वाला शब्द मिल ही जाता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाला, शेर के समान हिम्मत वाला, या शेर के समान हिंसक। तो इस तरह से हम एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से करते हैं, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान दिखाते हैं। रूपक अलंकार में क्या था, हम उस पर आरोप ही कर देते हैं कि बिल्कुल उसी के जैसा ही है। यहां थोड़ी उसकी हल्की सी केवल समानता होती है, पूरी तरह से आरोप नहीं होता है। उदाहरण देखें इसके, और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो यहां पर जो पी पर पा वर्ण की आवृत्ति है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि वर्णों की आवृत्ति है लेकिन उसमें दूसरा अलंकार भी यदि कोई है तो वहां हम अनुप्रास अलंकार नहीं बताएंगे। जो मुख्य अलंकार है हम केवल उसको बताएंगे। सरिस मन डोला, समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है, मन विचलित होता है। तो यहां मन की तुलना, मन की समानता पीपल के पत्ते से की है। जैसे पीपल का पत्ता हिलता है उसी तरह से मन भी विचलित होता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, हिलता रहता है। तो यहां समान शब्द इसका अर्थ करते समय आया। तो उपमा अलंकार में आपको समान अर्थ जोड़ना पड़ेगा, जैसे आप रूपक अलंकार में रूपी शब्द जोड़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, आंसुओं के समान गिरते थे। तो आंसुओं के समान पसीने की बूंदें गिरती हैं। तो यहां आंसुओं से पसीने की बूंदों की तुलना की गई है, समानता की गई है। तो यहां पर भी उपमा अलंकार होगा। तुलसीदास वह समय कहे ते लागत प्रीति सिखी सी। देखो यहां भी सी पहचान का शब्द आ गया है। प्रीति सिखी सी, मोरनी के समान। तो जो माता कौशल्या हैं वो मोरनी के समान नजर आती हैं। तो यहां मोर से समानता की गई है कौशल्या की। तो यहां एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जा रही है।
अगला उदाहरण देख लीजिए। 14 चांद समान, 14 के चांद के समान, यहां समान शब्द पहचान का आया है। तो उपमा अलंकार वाले शब्दों में ज्यादातर पहचान के शब्द आते ही हैं। यदि कोई नहीं आया है पहचान का शब्द उसमें, तो आप उस पंक्ति का अर्थ करके देखेंगे और उस अर्थ के हिसाब से आप फिर अलंकार की पहचान करेंगे। समझ में आ रहा होगा खूब अच्छी तरह से। एक बार मैं इसको रिवाइज और करा दूं कि रूपक अलंकार में अर्थ करते समय रूपी शब्द जोड़ते हैं, उपमा अलंकार में अर्थ करते समय समान शब्द जोड़ते हैं। अगला मानवीकरण अलंकार। अब देखो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा तीनों ही अलंकार इसमें जुड़ जाते हैं। तो जहां मानवीकरण अलंकार होगा वहां हम उसमें रूपक, उपमा या अनुप्रास अलंकार नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको विकल्प में 4 विकल्प आएंगे प्रश्न के साथ। अब 4 विकल्पों में से आपको एक का चयन करना है, तो उसमें मानवीकरण अलंकार ही हम उसमें लिखेंगे। कैसे? अब उसकी पहचान कैसे करेंगे? क्या रूपक अलंकार माने या मानवीकरण अलंकार माने? तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि काव्य में जहां प्रकृति के क्रियाकलापों का चित्रण मानवीय व्यवहार की तरह किया जाए। क्या समझे? यानी कि प्रकृति में, यानी पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, सूरज की रोशनी आती है, या हवा चलती है, या पानी की लहरें हिलोरें लेती हैं, इन सब का चित्रण मनुष्य की क्रियाओं की तरह दिखे। जैसे नाचने का यदि कोई दृश्य है तो मनुष्य नाचता है, लेकिन जैसे सूरज की रोशनी पेड़ की पत्तियों पर, हिलती हुई पत्तियों पर पड़ती है तो वो नाचती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि झिलमिल होती है, तो वहां उसकी समानता हो जाती है। लेकिन पत्ती का चित्रण कैसे किया जा रहा है, रोशनी का चित्रण कैसे किया जा रहा है? जैसे कोई नायिका नाच रही हो, तो उसमें उपमा भी हो गई, समानता भी हो गई, लेकिन प्रकृति के क्रियाकलाप दिखाए जा रहे हैं मनुष्य की तरह। तो इसलिए वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा, ना कि उपमा अलंकार होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब उदाहरण देखो, उदाहरण से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। ये 12वीं क्लास की किताब में से उदाहरण है आपके लिए। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, हेम कुंभ, हेम का मतलब सोने के कलश को लेकर, उषा सवेरे, उषा किरण रूपी जो नायिका है। देखो यहां उषा किरण रूपी नायिका, तो यहां रूपक अलंकार हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि सूर्य की किरणें हैं, प्रकृति है, तो प्रकृति को हम नायिका कह रहे हैं, तब उसका चित्रण कर रहे हैं, तो यहां मानवीकरण अलंकार होगा, ना कि रूपक अलंकार होगा। भरती ढुलकाती सुख मेरे, यानी घड़े को भरती है और सारे सुखों को उड़ेल देती है। तो घड़े को भरना, सुखों को उड़ेलना, ये सारी चीजें जो हैं मानवीय क्रियाएं हैं, ना कि प्रकृति की क्रियाएं। लेकिन प्रकृति को मानवीय क्रियाओं के द्वारा चित्रित किया गया है, उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है, इसलिए हम मानवीकरण अलंकार होगा। मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, रजनी भर तारा, ये इसी पंक्ति का है उदाहरण इसका। यानी रात भर तारे जागते रहते हैं, जाग करके सवेरे सवेरे ऊँघते हैं। अब ऊँघना जो क्रिया है, तारे कोई ऊँघते तो है नहीं, मनुष्य ऊँघता है। तो यहां तारों की जो क्रिया दिखाई गई है वो ऊँघने की दिखाई गई है, मानवीय क्रिया दिखाई गई है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, अब ये 9th क्लास की किताब में से है। मेघ आए, जो मेघ रूपी मेहमान हैं वो बड़े बन ठन के और सज संवर करके आए हैं। जैसे कोई मेहमान गांव में जब आता है सज संवर के आता है, ऐसे ही बादल भी आए हैं। तो देखो यहां बादल, मेघ रूपी जो मेहमान है, यहां रूपक अलंकार है ना, क्योंकि रूपी शब्द आगे बीच में। लेकिन क्योंकि प्रकृति का चित्रण है मनुष्य की तरह, तो यहां रूपक अलंकार नहीं दिखाएंगे, हम उसको मानवीकरण अलंकार दिखाएंगे। लेकिन जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे, सब प्रसंग व्याख्या में विशेष लिखेंगे, तो आप उस समय इनमें आप जरूर लिखेंगे कि इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। लेकिन जब 4 विकल्प आएंगे, विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना है, तो हम मानवीकरण अलंकार का चयन करेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि केवल शब्द आए, पंक्ति ना आए, और उसमें
तो शब्द आ रहा है तो उसमें रूपी शब्द जुड़ रहा है तो उसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, भले उसमें प्रकृति के चित्रण है या नहीं है। ये उदाहरण देखिए, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई और फिर किसी चली गई। यानी ये हवा का चित्रण है कि हवा कैसे आई है, गर्म पानी से, जैसे लग रहा है जैसे गर्म पानी से नहा के आई है, हल्की हल्की सी गर्म है, ताजी हवा, ताजी है, और खिली हुई हवा आई, फिर किसी चली गई, फिरकी की तरह, मैंने जल्दी से चली भी गई। अब आने जाने का काम फिरकी की तरह, नहाने का काम महिलाओं का है, तो यहां महिलाओं की तरह हवा का चित्रण किया गया है। तो हवा प्रकृति है, प्रकृति का एक अंग है, तो इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार होगा, ना कि हम इसमें उपमा अलंकार लिखेंगे। विकल्प में, जब विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है तो उसमें मानवीकरण अलंकार लिखेंगे। ठीक है, यदि उसमें काव्य सुंदर में लिखना है, व्याख्या में लिखना है, तो आप इसमें मानवीकरण अलंकार भी लिखेंगे और इसमें उपमा अलंकार भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि पंक्ति में केवल फिरकी सी शब्द आता है अलंकार पूछने के लिए कि फिरकी सी में कौन सा अलंकार है, तब आप इसमें जरूर उपमा अलंकार ही बताएंगे, फिर इसमें आप इसमें मानवीकरण अलंकार नहीं बताएंगे। ठीक है, यदि आ जाए पूरी पंक्ति आ जाए कि पूरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तब आप इसमें लिखेंगे मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर। सिमटा पंख, पंखों को सिमटा करके सांझ की लाली अब तरु शिखरों पर, पेड़ की डालों पर जाकर के बैठ गई है। तो यहां भी प्रकृति का चित्रण किया गया है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। 7वां अतिशयोक्ति अलंकार। यह भी 12वीं क्लास की और 10वीं क्लास की जो कविताएं हैं उनमें इसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार कहां होगा। देखो पहले इसका अर्थ समझ ले। अतिशयोक्ति का मतलब है कि अतिशय उक्ति करना, बहुत अधिक कथन करना। किसी भी चीज का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है कि वो लोक विधान का उल्लंघन कर जाए, जो सामाजिक परंपराएं हैं या फिर जो हमारे प्रचलन में जो मान्यताएं हैं उनका खंडन कर दे, उनसे भी वो आगे चली जाए। जैसे कहते हैं ना, लोग जब आपस में बातें करते हैं तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, तो इसमें बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती है। किसी भी बात को जब किसी की प्रशंसा करनी है तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, कि जैसे उस रानी का, यानी उस नायिका का, उस महिला का जो गला है वो इतना पतला है, इतना पतला है कि जो पान की पीक उसके गले में उतरती है तो वो बाहर लाल लाल दिखता है। अब बताओ, अब जो गर्दन है उसमें से लाल रंग बाहर कैसे दिख जाएगा? जो आहार नली में जो पान की पीक जा रही है वो लाल कैसे दिख सकती है? लेकिन उसका वर्णन ऐसे किया गया बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कि अंदर तक बिल्कुल पारदर्शी है, इतने गोरे रंग की है वो कि अंदर के पान की पीक भी बाहर झलक रही है। तो इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके जहां वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखो उदाहरण से समझ लें इसको कि गिये नहीं हार रही हुई डोरा। ये 12वीं क्लास में से जायसी की रचना है कि गिये नहीं हार रही हुई डोरा। ये जायसी की रचना है कि गिये नहीं हार, गला है वो इतना पतला हो गया है। कैसे हो गया है? रही हुई डोरा, डोरे के समान पतला हो गया है कि अब उसमें हार नहीं आ सकता। अब बताओ, गला को इतना पतला हो सकता है धागे की तरह, लेकिन वर्णन इतना बड़ा चढ़ा करके कर दिया है कि इसमें चमत्कार उत्पन्न होता है कि किसी महिला का गला इतना पतला है कि अब उसमें हार नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो यहां गले को धागे के समान पतला बताया गया है, तो यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। पियसो कहू संदेश ना ए भंवरा एकाग, सो धनि बरह जरि मोहि ते एक धुआं हम लाग। यानी मेरे पिया से कोई संदेश कह देना, हे भंवरे और हे कोए, कि तुम्हारी पत्नी के विरह में जलकर, तुम्हारी पत्नी जो क्या है वो विरह में जल करके मर गई है और उसका जो धुआं है, तेहक धुआं, उसका धुआं हमें लग गया है। कहने का आशय है कि भौरा और कौवा दोनों काले होते हैं। अब दोनों काले वो किससे हुए हैं कि उसकी पत्नी मर गई है और उनके मरने से जो धुआं निकला है उस धुएं से वो काले हो गए हैं। तो देखो, लोक विधान का उल्लंघन हो गया, क्योंकि भंवरा और कौवा जो है वो तो पहले से काले होते हैं, लेकिन यहां उसके धुआं से काला दिखाया गया है। तो यहां
अतिशयोक्ति अलंकार है कि अतिशय उक्ति की गई है, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। रकत ढरा मांसू गरा हाड़ बहे सब शंख, कि रक्त ढल गया है, मांस गल गया है और जो हड्डियां हैं वो सब शंख हो गई सूख करके। तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाज। अब देखो, हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी तो उनकी पूंछ नहीं जली, लेकिन सारी लंका जल गई। तो यहां क्या कहा, लगन न पाई आग, यानी उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई लेकिन लंका सारी जल गई। तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, जो बात संभव नहीं है उसको भी संभव करके दिखाया गया है। तो यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, यह 8वीं क्लास की किताब में से है। यानी सुदामा की दीन दशा को देख करके जो करुणा नदी श्री कृष्ण है वो इतना रोए, कितना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, कि नेत्रों के जल से अर्थात आंसू जो निकले, आंसुओं से ही उनके पैर धुला दिए। आप बताओ, आंसू कहीं इतने निकलते हैं कि उनसे तसला परात भर जाएगी और किसी के पैर धुलाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, भावों की अधिकता दिखाने के लिए। तो वहां ऐसी जगह पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप YouTube पर, इंटरनेट पर और भी सारे आप देख सकते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये कहां होता है, जहां उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त हो। और देखो, ये अलंकार भी आपके कोर्स में से किसी किसी रचना में आता है, हर एक में नहीं है। यानी कि जहां उपमेय में, यानी कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना देखी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, मान लीजिए ऐसा हुआ, कल्पना कर लीजिए कि मैं वहां गया, या मान लीजिए मैंने उसको मार दिया। तो मान लेते हैं हम, यानी कि ना समानता करते हैं और ना हम उसको आरोप करते हैं, मान लेते हैं बस। तो जहां मानना है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, केवल संभावना है। इसमें एक पहचान कौन से शब्दों से होती है, मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों। अर्थ कैसे निकलेगा कि मानो ऐसा हो रहा है, जैसे नेत्र मानो कमल हो। अब मान लो कि नेत्र क्या है, कमल है, तो हमने अब मान लिया नेत्रों में हमने कमल की संभावना कर ली है। तो ऐसी जगह पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। ये तुलसीदास की रचना है। यानी कि दिन ही दिनों दिन वो दुबले होते जा रहे हैं, मानो कमल हिम मारे, मानो कमल पर हिमपात हो गया, यानी बर्फ पड़ गई हो। जैसे बर्फ पड़ने से कमल का फूल जब मुरझा जाता है, ठीक उसी तरह से जो घोड़े हैं वो भी मुरझाए जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। तो यह मनहु शब्द आया है, इससे हमने पहचान लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो अर्थ इसमें जुड़ेगा। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, ये जायसी की रचना में से है। मानो कि जो सेज है, जो पलंग है, वो किस में डूब गया है, हिमंचल अर्थात बर्फ में डूब गया है, इतनी अधिक कड़ाके की ठंड हो रही है। तो यहां भी संभावना व्यक्त की गई है। अगला उदाहरण देख लीजिए, उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो यहां आ गया, एक बस आपने पहचान का शब्द देख लिया और देखते ही टिक लगा दो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी मानो, यानी उनका जो क्रोध के मारे शरीर इतना अधिक कांपने लगा कि ऐसा लग रहा था मानो कि कोई सोता हुआ सागर जग गया है। तो यहां भी संभावना व्यक्त हुई है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ज्यों मानो, ज्यों का अर्थ क्या निकलेगा, मानो, यानी बिजली का फूल खिला मानो किसी मेघवन बीच गुलाबी रंग, कि मेघों के बीच में कोई गुलाबी रंग छिड़ गया हो, इस तरह से। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन माने मेहमान, मानो गांव में कोई शहर के मेहमान आए हो, मानो गांव में शहर के
मेहमान आए हों, इस तरह बादल मेहमान बन करके आते हैं। तो यहां पर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो आपने ठीक तरह से समझ लिया होगा, यह हम उम्मीद करते हैं। आपको यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हम आप उसको में PDF भेज देंगे और बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए आपसे अगला वीडियो जब तक हम प्रस्तुत करेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।